कभी कभी रात के वक्त आप आसमान में देखते हैं आपको एक जलता हुआ शोला दिखाई देता है। ये शोला 1 से 2 सेकंड में ही गायब हो जाता है। दरअसल ये एक आसमानी चट्टान होती है जो जमीन की तरफ गिरने लगती है और आप इस चट्टान को अपने घर में बैठकर बड़े सुकून से देख रहे होते हैं। लेकिन जितने सुकून से आप इसे देख रहे होते हैं, अगर इनमें से कोई एक भी बड़ा शोला जमीन की तरफ गिर पड़ा, यानी उसने जमीन को हिट कर दिया, तो जमीन पर कयामत आ सकती है। क्योंकि जिन शोलों को आप जमीन पर गिरता हुआ देखते हैं, इसी तरह का एक शोला आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले यानी कि 66 मिलियन साल पहले जमीन पर गिरा था और उस चट्टान ने गिरते ही एक कयामत बना दी थी। उस दौर में जमीन पर एक बहुत बड़ी मखलूकाबाद थी जिसे हम डायनासोर्स के नाम से आज जानते हैं। ये जानवर कद में भी बहुत बड़े थे और इनकी लंबाई भी बहुत ज्यादा होती थी। आप अंदाजा लगाएं कि जो फोसिल्स डायनासोर्स के आज हमें मिलते हैं, उन पे किए गए तजुर्बात से और उनकी लंबाई हमें ये बताती है कि ये कम से कम 80 से 100 फीट तक लंबे थे। ये इतने बड़े जानवर जमीन पर बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे कि अचानक आसमान पे एक बड़ा शोला दिखाई दिया। जमीन पर ये जानवर इस आफत से बेखबर अपनी खुराक की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे कि अचानक इस शोले की रोशनी बढ़ती गई। दरअसल ये चट्टान कोई मामूली चट्टान नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ी चट्टान थी। इस चट्टान का डायमीटर तकरीबन 10 किलोमीटर तक था। मैं आगे इस चट्टान के बारे में जो तफसील आपको बताने लगा हूँ, ये बातें हमें डायनासोर्स के फोसिल्स और जिस मुकाम पर यह चट्टान गिरी थी उस मुकाम पर किए गए तजुर्बात से पता चली है। तकरीबन 10 किलोमीटर के डायमीटर पर फैली हुई इस चट्टान का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। इस चट्टान की गर्माइश का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो आम पत्थर हम जमीन पे देखते हैं, इनमें से ज्यादातर पत्थर 700 से 1100 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाते हैं, जबकि इस चट्टान का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक था। यानी ये एक लावे जैसी चट्टान जमीन की तरफ बढ़ रही थी। इस चट्टान ने जमीन की तरफ पहुंचते ही बड़ी जोरदार तरीके से इसे हिट किया। ये चट्टान जमीन के अंदर तकरीबन 20 किलोमीटर की गहराइयों तक घुस गई और जहां इसने ये गड़ा किया, उस गड़े की चौड़ाई तकरीबन 180 किलोमीटर तक फैल गई। आज हम इस मुकाम को चिक्सुलू क्रेटर के नाम से जानते हैं। ये जगह दरअसल समंदर का बीच तो नहीं थी, लेकिन ये समंदर के किनारे के करीब थी। समंदर में गिरते ही इस चट्टान ने काफी ऊंची लहरें बनाई। इस चट्टान ने वहां पर गिरते ही वहां से सारा पानी ही गायब कर दिया और आसपास कई किलोमीटर तक आग फैल गई और इस अचानक आफत ने बहुत तेजी से जमीन पर जिंदगी का खात्मा शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि इस चट्टान ने गिरने के बाद बस 1-2 दिन या फिर कोई हफ्ते के लिए तबाही मचाई, बल्कि आपको बता दूं कि इसकी तबाही के असरात तकरीबन 1 लाख साल तक बाकी रहे, क्योंकि गिरने के बाद इस एस्टेरॉयड ने जमीन का क्लाइमेट ही चेंज कर दिया। जमीन पर गिरने के बाद इस चट्टान ने आसमान में बहुत बड़े बड़े धूल के बादल बना दिए। ये इतने गहरे बादल थे कि इसने आसमान में बिल्कुल अंधेरा कर दिया और ये बादल बहुत लंबे अरसे तक आसमान में बने रहे और इन बादलों ने जमीन पर सूरज की रोशनी को पहुंचने से रोक दिया। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बहुत से पौधे और दरख्त सूरज की रोशनी से ही जिंदा रहते हैं, यानी जमीन में फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया। आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे और दूसरी इस तरह की ऑर्गेनिज्म सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज करते हैं। अब जब सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस का अमल रुक गया और इसके रुकने से जमीन पर ऑक्सीजन की मिकदार में कमी आने लगी, जिसकी वजह से भी जमीन पर जानवर मरने लगे। ये जो धूल के बादल आसमान में बने हुए थे, ये तकरीबन 1.5 से 2 साल तक बने रहे और जहां जहां तक ये बादल कायम रहे, वहां पर जमीन का टेम्परेचर काफी कम हो गया, यानी उन मकामात पर ठंड पड़ गई और जमीन के बाकी मकामात पर इस एस्टेरॉयड की हीट की वजह से गर्मी बढ़ने लगी। यानी कहीं पर ठंड बहुत ज्यादा हो गई तो कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। बहुत से जानवर तो उस एस्टेरॉयड के गिरते ही मर गए, कुछ जानवर उस ठंड से मर गए। लेकिन जिस मकाम पर यह एस्टेरॉयड गिरा था, वो जाहिर सी बात है समंदर का हिस्सा था, तो समंदर की जो लहरें इसने ऊपर उठाई, उनकी ऊंचाई तकरीबन 4.5 किलोमीटर थी। इन लहरों की ऊंचाई दूर जाने पर धीरे धीरे कम पड़ती गई, लेकिन इन लहरों ने एक बहुत बड़ा सुनामी बना दिया और यह खतरनाक सुनामी पूरी दुनिया में फैलता चला गया। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जमीन पर बेतहाशा बारिशें भी शुरू हो गई, लेकिन ये बारिशें भी नॉर्मल नहीं थी, बल्कि ये जहरीली बारिशें थी। और इसके जहरीलेपन की वजह ये थी कि एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने के बाद जमीन की फिजा में खतरनाक गैसेस बन गई। ये गैसेस इन बादलों का हिस्सा बन गई और जो बारिश बरसी वो एक तरह से एसिड रेन यानी कि तेजाबी बारिश थी। सो काफी सारे जानवर इस तेजाबी बारिश से भी मरने लगे। अच्छा, गहरे बादलों के फैलने के बाद जमीन पर जिन जगहों पर ठंड पड़ी, उनसे तो काफी जानवर मर गए, लेकिन वो ठंड ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि धूल के ये बादल
खत्म होते ही जमीन पर गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और पूरी जमीन का टेम्परेचर तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और फिर ये गर्मी 1 लाख साल तक बाकी रही और इसने जमीन से तमाम बड़े जानवरों का सफाया कर दिया। इस आफत में सिर्फ वो जानदार जिंदा रह सके जो या तो पानी के अंदर रहते थे और या फिर वो बहुत छोटे थे, कहीं छुपने में कामयाब हो सके। जैसे कि मगरमच्छ डायनासोर्स के जमाने में भी मौजूद थे, इसी तरह चूहे भी डायनासोर्स के जमाने से ही मौजूद हैं और इसी तरह बहुत से कीड़े मकोड़े जो उस दौर में मौजूद थे वो आज भी मौजूद हैं। लेकिन बड़े जानवर जितने भी थे उनका सफाया हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार अगर डायनासोर सारे मर गए तो उस दौर में फिर इंसान कैसे जिंदा बचे? तो आपको बता दूं कि इंसान मौजूदा हालत में तकरीबन 3 लाख साल पहले वजूद में आया, जबकि हम बात कर रहे हैं तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले की। तो उस दौर में इंसान का नामो निशान ही नहीं था। अलबत्ता हमारे एंसेस्टर जरूर कहीं समंदर में मौजूद थे। अब ये तो थी डायनासोर्स के खात्मे की एक कहानी जो एक बड़े एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से हुई और मैंने आपको ये भी बताया कि ये बहुत बड़ा एस्टेरॉयड था। लेकिन आपको बता दूं कि ये एस्टेरॉयड भी जमीन पर गिरने वाला सबसे बड़ा एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 65 मिलियन नहीं बल्कि 2 बिलियन साल पहले जमीन पर गिरा था। इस एस्टेरॉयड का साइज चिक्सुलुप क्रेटर के साइज से भी काफी बड़ा था क्योंकि इसका डायमीटर तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक था और ये वो दौर था कि अभी डायनासोर्स का भी एवोल्यूशन नहीं हुआ था। इस मकाम को या फिर इस चट्टान को हम रेदरफोर्ड क्रेटर के नाम से जानते हैं और ये आसमानी चट्टान साउथ अफ्रीका में गिरी थी। इसके निशानात आज भी जमीन पर मौजूद हैं और ये चट्टान जमीन पर गिरने के बाद जमीन के अंदर तकरीबन 40 किलोमीटर गहराई तक घुस गई और इस गड्ढे की चौड़ाई तकरीबन 180 से 300 किलोमीटर तक फैल गई। रेदरफोर्ड क्रेटर को जमीन पर गिरने वाला अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड माना जाता है और जमीन पर गिरने के बाद इसने भी ऐसी ही तबाही फैलाई जिस तरह की तबाही डायनासोर्स पर गिरने वाले एस्टेरॉयड ने मचाई थी। लेकिन आप सोचेंगे कि यार पहले जब इतना बड़ा एस्टेरॉयड गिरा तब डायनासोर्स क्यों नहीं मरे, दूसरे एस्टेरॉयड के गिरने पर ही क्यों मरे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि तब डायनासोर्स का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, जमीन पर सिर्फ सिंगल सेल लाइफ थी, यानी जिंदगी का वजूद जरूर था लेकिन आपको कहीं पे भी बड़े जानवर दिखाई नहीं देते थे। ये वो दौर था कि जमीन पे जानवर तो क्या जमीन पे दरख्त भी मौजूद नहीं थे क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जमीन पे पहले दरख्त भी तकरीबन 350 से 420 मिलियन साल पहले वजूद में आए। उससे पहले जमीन पे दरख्त भी मौजूद नहीं थे बल्कि जमीन पर हर तरफ बड़े बड़े साइज की फंगी दिखती थी। अब चूंकि सिंगल सेल लाइफ थी और जमीन पर कोई बड़े जानवर मौजूद नहीं थे तो इसने जो तबाही मचाई उसका नुकसान किसी जानदार को नहीं हो सका। अच्छा, अब तक तो हमने इन एस्टेरॉयड से फैलने वाली बड़ी बड़ी तबाहियों की बात की है, लेकिन आपको बता दूं कि जमीन को इन एस्टेरॉयड या फिर मेटेरॉयड्स के टकराने से फायदा भी है क्योंकि हर रोज जमीन पे 10 से 50 मेटेरॉयड्स गिरते हैं। या मैं आपको एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड में फर्क भी बता दूं। एस्टेरॉयड एक बहुत बड़ी चट्टान को कहते हैं जो खासी बड़ी होती है, लेकिन ये किसी भी प्लेनेट से अलबत्ता छोटी होती है। लेकिन जब ये आसमानी चट्टान किसी भी वजह से फटती है यानी जलती है या फिर टुकड़ों में बट जाती है तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम मेटेरॉयड्स कहते हैं। अब ये छोटे छोटे टुकड़े जब जमीन की फिजा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में जलकर राख बन जाते हैं और जमीन की फिजा का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यही राख जमीन के लिए अहम है क्योंकि इस राख की शक्ल में जमीन को ताजा मट्टी मिल रही है जो जमीन को फर्टाइल यानी जरखेज रखती है और एक अंदाजे के मुताबिक जमीन पर हर साल 43 टन यानी 43,000 किलो मट्टी, धूल और राख की शक्ल में जमीन का हिस्सा बनती जा रही है। यहाँ आप लोग के ज़हन में ये सवाल आएगा कि यार ये एस्टेरॉयड अब क्यों जमीन पर नहीं गिरते, जब पहले इतने गिरते थे अब इतने टाइम से कोई चट्टान क्यों नहीं गिरती? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जमीन के मदार में जितने बड़े बड़े एस्टेरॉयड पहले मौजूद थे उनकी बहुत बड़ी तादाद जमीन पर पहले ही गिर चुकी है, यानी जमीन अपने रास्ते को काफी हद तक साफ कर चुकी है और काफी तादाद में एस्टेरॉयड्स को बाकी सैयारों ने भी अपनी तरफ खींच लिया है और अब बचे कुछ एस्टेरॉयड्स को जुपिटर की मजबूत ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। सो जुपिटर रास्ते में मौजूद किसी भी एस्टेरॉयड को पहले ही अपनी तरफ खींच लेता है, यानी वो जमीन की एक तरह से हिफाजत भी कर रहा है। और ऐसे भी जमीन के आसपास कोई इतना बड़ा एस्टेरॉयड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा एस्टेरॉयड भी जमीन पर गिरता है तो उससे काफी तबाही फैल सकती है। तो इसलिए जमीन को इस तरह के किसी एस्टेरॉयड से बचाने के लिए और जमीन पर जिंदगी को महफूज रखने के लिए खलाई इदारे नासा ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसे द डार्ट मिशन का नाम दिया गया। इस मिशन का बुनियादी मकसद ये था कि अगर कोई चट्टान जो जमीन की तरफ बढ़ रही हो हम उसका रुख किसी तरह से जमीन के बजाय किसी और तरफ मोड़ दें। और इसी मकसद के लिए 24 नवंबर 2021 में एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और उस स्पेसक्राफ्ट को एक ऐसे एस्टेरॉयड से टकराया गया जो जमीन की तरफ तो नहीं आ रहा था लेकिन उसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई। ये स्पेसक्राफ्ट उस चट्टान से टकराने के बाद उसका रुख मोड़ने में कामयाब हुई और ये कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह का छोटा एस्टेरॉयड जमीन की तरफ अगर बढ़ता है तो हम उसका रुख मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर चिक्सुलुप क्रेटर या फिर रेदरफोर्ड क्रेटर की तरह की कोई बहुत बड़ी चट्टान जमीन की तरफ बढ़ती है तो आज भी हम इस काबिल नहीं है कि उसका रुख मोड़ सके। लेकिन फ्यूचर में अगर तजुर्बात जारी रहे तो शायद हम किसी तरह इतनी बड़ी चट्टान का रुख मोड़ने में भी कामयाब हो जाएं। लेकिन फिलहाल घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जमीन की ऑर्बिट में कोई भी ऐसा बड़ा एस्टेरॉयड मौजूद नहीं है जो जमीन के लिए खतरा हो। और वैसे भी नासा जमीन के गिर्द घूमने वाली तमाम चट्टानों और जमीन के करीब आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की मॉनिटरिंग करती है। हर चट्टान पे नजर रखा जाता है कि वो किस तरफ मूव कर रहा है और हाल फिलहाल ऐसा कोई खतरा है नहीं। नासा के साइंसदानों के इस मिशन की कामयाबी पर हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंसानियत के लिए और जमीन पर जिंदगी के बचाव के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगली वीडियो आप किस टॉपिक के मुतालिक देखना चाहते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरी डेली वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।